हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है, इसको प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो जाता है फ्रैंक डब्ल्यू नॉटेस्टीन को, जिन्होंने ये सिद्धांत 1945 में दिया था। और हालांकि ये जो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये टर्म यूज़ की गई थी वॉरेन एस थॉम्सन के द्वारा 1929 ईस्वी में। तो ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है किसी भी देश में वो किस तरीके से परिवर्तित होती है, और पॉपुलेशन से जुड़े हुए, जनसंख्या से जुड़े हुए जो दो मुख्य तत्व हैं, जिसमें कि एक आता है जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। तो ये दोनों किस तरीके से चेंज होते हैं समय के हिसाब से, और किन अवस्थाओं से गुजरते हैं, और इन दोनों में बदलाव होने से किस तरीके से वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो किस तरीके से बदलती है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि कोई भी देश एक डेमोग्राफिक फेज से दूसरे डेमोग्राफिक फेज में कैसे जाता है। तो हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक फेज़ का मतलब क्या है। देखिए, डेमोग्राफिक फेज़ का मतलब होता है ट्रेंड्स इन मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज फर्टिलिटी रेट, कि जो जन्म दर और मृत्यु दर है उसमें किस तरीके का परिस्थितियां पाई जाती हैं। जन्म दर हाई है कि कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है कि कम है। तो इस हिसाब से इन दोनों का क्या प्रभाव रहेगा वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक ही डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न स्टेजेस के माध्यम से। तो इन्होंने कहा कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो कुछ अवस्थाओं के माध्यम से होता है। एकदम से जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था या एक से सीधे तीसरी अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। तो अवस्थाओं में कुछ क्रम पाया जाता है। पहली अवस्था से लेकर दूसरी तीसरी अवस्था में जनसंख्या में परिवर्तन जो है वो पाया जाता है। ये सिद्धांत जो है वो समय के अनुसार जो है वो बतलाता है कि किस तरीके से समय के साथ जो है इन तीनों तत्वों में किस तरीके से बदलाव जो पाया जाता है। इसकी पूरी व्याख्या जो है इस सिद्धांत के द्वारा की जाती है। इनके अनुसार, नोटेस्टीन के अनुसार, ये बदलाव जो है किसी भी देश में होने वाले आर्थिक विकास से संबंधित है। कोई भी देश है वो किसी न किसी आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है और आर्थिक विकास से गुजर रहा है। अब आर्थिक विकास कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मध्यम हो सकता है। अब ये जो आर्थिक विकास है, ये आर्थिक विकास जो है वो बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है किसी देश में कृषि अर्थव्यवस्था हो और या औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो। तो आज के समय में हम देखते हैं कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है मैक्सिमम विकसित देशों में और विकासशील देशों में पाई जाती है। लेकिन शुरुआत में किसी भी देश में औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं होती है, शुरुआत में कृषि अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अर्थात किसी भी देश में सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्धारित होती है, और कृषि के उत्पादों के ऊपर ही वो देश जो है वो कार्यरत रहता है। उसको मैक्सिमम जो आजीविका है वो कृषि से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास जो है, इन अवस्थाओं में आर्थिक विकास कृषि अर्थव्यवस्था से शुरू होकर औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर जाता है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी देश में जनसांख्यिकीय संक्रमण जो है वो उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से शुरू होता है और निम्न मृत्यु व जन्म दर तक जाता है। निम्न मृत्यु, जहाँ पे किसी भी देश में शुरुआत में उच्च जन्म दर पाई जाती है और उच्च ही मृत्यु दर होती है, और बाद में बदलाव के साथ साथ एंड में वही जन्म दर जो है वो काफ़ी नीचे हो जाती है और मृत्यु दर भी काफ़ी निम्न हो जाती है, और परिणाम स्वरूप जो है वो जनसंख्या घटना व स्थिर होना शुरू हो जाती है। तो सभी अवस्थाओं को जो संबंध है इनके अनुसार वो औद्योगिकरण वो आर्थिक विकास से ही संबंधित है। अर्थात जनसंख्या के जो तत्व हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये सभी तत्व जो हैं वहाँ की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, और अर्थव्यवस्था में बदलाव होने से ही उनमें बदलाव जो है वो आता है।
तो ये देखिए, ये 5 स्टेजेस की इसमें बात की गई है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो 5 स्टेजेस से गुजरती है। हालांकि शुरुआत में 3 ही स्टेजेस की बात की गई है, लेकिन बाद के विद्वानों ने इनमें 2 स्टेजेस जो है वो 4th और 5th स्टेजेस जो है वो भी ऐड कर दी गई हैं। तो ये जो स्टेजेस है, ये जो 5 स्टेजेस मॉडल है सिद्धांत का, ये हमें ये बताता है कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या की जो परिस्थितियां हैं, वो इन 5 स्टेजेस से क्रॉस करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो इस तरीके यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमने लिया है एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो बर्थ रेट और डेथ रेट है पर 1000 पॉपुलेशन, और एक्स एक्सिस के ऊपर है टाइम। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है बर्थ रेट और डेथ रेट, जबकि पॉपुलेशन भी यहाँ पे ली गई है। तो हम देखते हैं जो पहली अवस्था है स्टेज 1, जहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो जो डेथ रेट है उसको हमने रेड कलर से शो किया है और बर्थ रेट को हमने ब्लू कलर से शो किया है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही अभी हाई हैं, काफ़ी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्थिर है। क्योंकि जब मरने वालों की संख्या और जीने वालों की संख्या दोनों बराबर रहेगी ना, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, फिर पॉपुलेशन घटेगी। तो पॉपुलेशन की जो स्थिति है वो लगभग स्थिर पॉपुलेशन होती है। और उसके बाद जो स्थिति आती है वो दूसरी स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में हम देखते हैं कि बर्थ रेट ऊंची ही रहती है, उच्च जन्म दर रहती है, जबकि जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस देश की जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे एकदम से पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि मरने वालों की संख्या अब कम हो रही है और जीने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन तीव्र रफ्तार के साथ बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति उन देशों में आ जाती है। और तीसरी अवस्था हम देखते हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि इनके जो पिरामिड है, देखिए पहली अवस्था में जब बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होते हैं तो यहाँ का जो पिरामिड है वो बेस लेवल पे हाई ज़्यादा जो है ब्रॉड रहता है, क्योंकि जीने वालों की संख्या भी ज़्यादा है और मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। तो सीधा पिरामिड रहता है, जबकि यहाँ दूसरी अवस्था में भी वैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड होने लग पड़ता है, पहले से ज़्यादा ब्रॉड जो है बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर जो है वो अब कम हो गई है, जन्म दर ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है पोर्शन ब्रॉड हो जाएगा। तीसरी अवस्था में हम देखते हैं कि अब बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रही है और डेथ रेट तो डिक्लाइन कर ही रही है पहले दूसरी अवस्था से ही, लेकिन अब वो स्थिर गति से जो है वो डिक्लाइन हो रही है, जो है काफ़ी कम है, और जबकि बर्थ रेट जो है वो तीव्र रफ्तार के साथ कम हो गई है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन अब बढ़ने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी स्लो जो है वो हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्टेज। तो इस तरीके से थर्ड स्टेज की ओर जब हम चलते हैं, फोर्थ स्टेज की ओर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बराबर हो गई हैं और काफ़ी लो हो गई हैं और लो रफ्तार के साथ जो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि जब मरने वालों की संख्या और जीने वालों की संख्या बराबर हो जाएगी तो पॉपुलेशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्थिर हो जाएगी और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जब मरने वालों जीने वालों की संख्या इतनी कम हो जाएगी, मीन्स शिशु पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, बच्चों की पॉपुलेशन कम होगी, तो जो बेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और एल्डर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगा, मीन्स जो बुजुर्गों की संख्या वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि शिशु तो अब ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं, तो पिरामिड जो है वो धीरे धीरे उल्टा जो है वो श्रिंक होना जो है वो शुरू हो जाता है। और फिफ्थ स्टेज में हम देखते हैं कि अब जो है वो जन्म दर और ज़्यादा कम हो गई है और मृत्यु दर स्थिर है, मीन्स जन्म दर कम है, मृत्यु दर फिर भी ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन अब घटना शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन जो है पहले से अब घटना शुरू हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगी बल्कि घट जाएगी, क्योंकि मरने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा है और जीने वालों की संख्या अब कम है। तो इस तरीके से 5 अवस्थाओं से जो है किसी भी राष्ट्र की जो पॉपुलेशन की स्थितियां हैं वो गुजरती हैं, और हम ये देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देश जो हैं वो अलग अलग अवस्थाओं से इस समय गुजर रहे हैं। कोई 5th अवस्था में पहुंच चुका है, तो कोई 4th अवस्था में है, कोई तीसरी अवस्था में है, कोई दूसरी अवस्था में है और कोई पहली अवस्था में।
जैसे कि अगर हम पहली अवस्था की बात करें जहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है और पॉपुलेशन ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन स्थिर है, तो इसमें बहुत ही रिमोट एरियाज़ इसमें आते हैं जहाँ पे बहुत कम पहुँच है टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की बहुत कम पहुँच है, वो एरियाज़ आते हैं। इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ एक कंट्रीज़ जो काफ़ी रिमोट हैं वो कंट्रीज़ इसमें आती हैं। दूसरी जो अवस्था है इसमें अगर हम बात करें तो जैसे इजिप्ट, मिस्र और कीनिया जैसे देश जो हैं वो अभी भी सेकंड स्टेज में है जहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है, डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है और बर्थ रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति से ये देश जो है वो गुजर रहे हैं अभी। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील और इंडिया, हमारा देश भी इस अवस्था से अभी गुजर रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है अभी भी, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम हो गई है। और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है वो भी पहले नंबर पे आ गई है। सभी देशों में पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो अब इंडिया बन चुका है। और चौथी अवस्था अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो अभी चौथी अवस्था से गुजर रही हैं, जैसे कि USA, जापान, फ्रांस, UK, ये सभी कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अभी चौथी अवस्था से गुजर रही हैं। जबकि जो फिफ्थ अवस्था है उसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉपुलेशन है, मीन्स अब पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय या स्थिर होने के बजाय अब कम हो रही है। तो ऐसे भी ये कुछ ऐसे विकसित देश हैं जो अभी इस अवस्था से गुजर रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, पोलैंड, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को फेस कर रही हैं, जहाँ पे शिशु पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बच्चों की संख्या बहुत कम है और एल्डर पॉपुलेशन, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो अब बुज़ुर्गों की पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा ही होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन सभी स्टेजेस में ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ये हाई है या लो है, इनके पीछे कारण क्या रहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पहली अवस्था की हम बात करें जहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो इसके पीछे क्या कारण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बर्थ रेट हाई क्यों है, क्यों यहाँ पे जन्म दर जो है वो ज़्यादा होती है। तो देखिए परिवार नियोजन की कमी इसमें रहती है। लोग जो है परिवार नियोजन के जो विभिन्न मेथड्स हैं या उनके जो महत्व हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो ज़्यादा बच्चे जो हैं पैदा हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, उच्च शिशु मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है वो ज़्यादा होती है, मतलब बच्चे जैसे पैदा होते हैं उनका सर्वाइवल रेट काफ़ी कम होता है, वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। और लोगों की थिंकिंग ये बन जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो अगर कुछ उसमें मर भी जाते हैं तो वो कुछ जो है वो सर्वाइव करेंगे और हमारे जीवन का आधार बनेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे वो। और दूसरा बात यह है कि शुरुआत में क्या होता है कि कृषि अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश में, तो कृषि पर आधारित जब अर्थव्यवस्था होती है तो कृषि में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, काम करने के लिए काम श्रमिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मशीनरी नहीं होती है, लोग ही काम करते हैं अपने हथियारों के साथ। तो जितने ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो उतने ज़्यादा खेत खलिहानों में काम करने के लिए लोगों की पूर्ति होगी। और क्या बात होती है धार्मिक विश्वास की। जैसे कई लोग समझते मतलब पहली अवस्था में जो राष्ट्र होते हैं, जो देश गुजर रहे होते हैं, उनके माइंड में ये मेंटालिटी होती है कि धार्मिक विश्वास, जैसे कि लड़का होना बहुत ज़रूरी है और लड़का होने के लिए बहुत सारी लड़कियां जो है वो भी पैदा हो जाती है और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से धार्मिक विश्वासों के कारण भी बच्चे को पैदा। और दूसरा ये समझा जाता है धार्मिक विश्वास में कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं और देन होती है, तो अगर बच्चे होते हैं तो वो उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। बच्चे जो हैं वो आर्थिक संपत्ति है, बच्चों को आर्थिक संपत्ति के रूप में रखा जाता है कि ये अगर बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा हमें जो है वो आर्थिक सहारा जो है वो देंगे, मीन्स वो कमाएंगे और उनको कमा के देंगे पेरेंट्स को। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो हाई रहती है। दूसरा है डेथ रेट भी हाई है फर्स्ट स्टेज में। तो डेथ रेट मृत्यु दर मतलब मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है, वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है और चिकित्सा सुविधाओं की कमी होने के कारण लोगों को बीमारियां लगती हैं और बीमारी लगती है, उनका इलाज नहीं हो पाता है और वो लोग मर जाते हैं। इसी तरीके से सूखा की परिस्थिति भी होती है। सूखे की परिस्थिति के कारण लोगों के पास खाद्य पूर्ति जो है वो कम हो जाती है और लोग जो हैं खाने पीने का जो सामान का प्रबंध जब वो नहीं करते हैं, सूखे की अवस्था में पानी की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है और फसलों की भी कमी होती है, फसलों की पैदावार नहीं होती है और उस केस में लोग जो वो अधिक मरते हैं। स्वच्छता की कमी होती है, लोग स्वच्छ नहीं रहते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको बीमारियां लग जाती हैं और वो लोग मर जाते हैं।
पहली अवस्था में क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है और लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि उस समय भंडारण की स्थिति नहीं थी, संरक्षण करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे तरकीब नहीं थी और ना टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से लोग खाद्य पदार्थों के पीछे ही लड़ाई कर देते थे और इन लड़ाइयों के बीच में भी लोग युद्ध में मर जाते थे। एजुकेशन की कमी होने के कारण भी डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो दूसरी अवस्था अगर हम देखें तो दूसरी अवस्था में बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ऊंचा है और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो डेथ रेट जो बर्थ रेट ऊंचा है उसका जो कारण है वो यही कारण रहेंगे जो पहली अवस्था में है। जो ये कारण है बर्थ रेट में के क्या कारण होते हैं, यही कारण रहेंगे, जबकि डेथ रेट यहाँ पे कम हो रही। तो अब कम क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, मृत्यु दर में कमी क्यों? पहला है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। अब देखो, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो रहा है, मेडिकल जो दवाइयाँ हैं उनको खोजा जा रहा है। दूसरी अवस्था में जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं को सुधारते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, रीजनल हॉस्पिटल्स, इस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस, तो इस तरीके से चिकित्सा सुविधाओं में काफ़ी सुधार होने लगता है और लोग इसमें आजीविका कमाते हैं, साथ में लोगों का इलाज करते हैं। तो अब डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। स्वच्छता में सुधार हो जाता है। दूसरी अवस्था में स्वच्छता में सुधार होता है। लोग स्वच्छता को प्रेफर करते हैं कि जितना स्वच्छ रहेंगे उतना हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। खाद्य उत्पादन जो है वो लार्ज स्केल पे किया जाएगा और उनका संरक्षण व भंडारण भी किया जाएगा। तो भविष्य में जब खाद्य उत्पादन नहीं भी हो रहा है तो उस अवस्था में भी जो संरक्षित भंडार है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। उसके साथ खाद्य पदार्थ का परिवहन, जिन क्षेत्र में किसी विशेष खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं किया जा रहा है तो भी वहाँ पे दूसरी जगह से उसका परिवहन करके उसको लेके आया जा सकता है और उसकी पूर्ति जो है वो की जा सकती है। और कारण रहता है शिशु मृत्यु दर में कमी। जब बच्चों की संख्या में कमी हो जाती है, उनकी मृत्यु में कमी हो जाती है, तब भी बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है। तो ये रीजंस हैं सेकेंड स्टेज में डेथ रेट के कम होने के। तीसरी अवस्था में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे बर्थ रेट भी काफ़ी कम है और डेथ रेट भी कम है और वो जो है वो काफ़ी लो हो चुकी है। डेथ रेट काफ़ी लो है और बर्थ रेट भी काफ़ी लो जो है वो हो रही है, तीव्र रफ्तार के साथ नीचे गिर रही है। मीन्स लोग जो हैं वो बच्चे अब कम पैदा कर रहे हैं और फिर भी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ के अपेक्षा यहाँ पे स्लो रेट के साथ पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। और यहाँ पे एंड में, इस स्टेज के एंड में ये होता है कि दोनों ही लगभग बराबर जो है वो हो जाती हैं, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी, और उस समय पॉपुलेशन बिल्कुल स्टैग्नेंट जो है यहाँ पे हो जाती है, बराबर स्थिर। तो यहाँ पे दोनों के कम होने के क्या कारण है? तो वही कारण आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए पहली और दूसरी स्टेज में। परिवार नियोजन का महत्व लोग समझने लगते हैं और उनकी सहायता से बर्थ रेट भी काफ़ी कम हो जाता है और डेथ रेट भी काफ़ी कम हो जाता है। शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है जिसकी वजह से डेथ रेट भी कम हो जाती है। और मशीनीकरण में, खेतों में, कृषि में अब मशीनीकरण होने लगता है। मशीनी औजार जो है वो इस्तेमाल होते हैं, मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो धीरे धीरे जो है लोगों की जो ज़रूरत होती है, जैसे खेत में काम करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत है, वो अब श्रमिकों का जो स्थान है वो मशीनें ले लेती हैं और श्रमिकों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। अब उनको ये लगता है कि ये हमारी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है और ये हमें आजीविका कमाने में जो है वो इतनी सहायता प्रदान नहीं करेंगे। वो इनफैक्ट अपने आप को डेवलप करते हैं, पढ़ लिख करके नौकरी करते हैं और मशीनों को ख़रीदते हैं और उन मशीनों की सहायता से जो है वो अपना प्रोडक्शन करते हैं और अधिक बच्चे पैदा करने जो है वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाता है क्योंकि लोग जो है वो पढ़ लिख करके अच्छे स्वच्छता का माध्यम अपनाते हुए जो है अच्छे स्तरों पर जो है वो पहुंच जाते हैं। और इसी अवस्था में देखते हैं तीसरी अवस्था में कि महिलाओं की जो स्थिति है वो भी सुधरती है एजुकेशन के माध्यम से लिटरेट हो जाती हैं वो और समझने लगती हैं कि जीवन में अगर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो लाइफ कैसी होगी, कम बच्चे हैं तो लाइफ कैसी होगी। और जीवन के अगर हम बाकी स्तरों को इम्प्रूव करें, जैसे अपनी आजीविका को इम्प्रूव करें, बाकी जो अपने घर में एसेट्स हैं उनको लाएं, तो हमारा जीवन जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो उनकी सोच जो है वो बदल जाती है जिसकी वजह से भी बर्थ रेट जो है काफ़ी कम हो जाती है।
तो चौथी अवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर लगभग बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पे दोनों बराबर होने का मतलब ये है कि ना अब बर्थ रेट ज़्यादा है ना डेथ रेट ज़्यादा है, दोनों लो हो चुकी हैं। और लो होने के कारण वही होंगे जो ये हमने कारण जो है अभी इसमें डिस्कस किए कि क्यों कम हो जाती है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, एजुकेशन में बढ़ोतरी, एजुकेशन जो है एजुकेटेड लोगों की संख्या जो वो बढ़ जाती है, और मशीनीकरण हो जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, इनोवेशन हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों के आ जाने से अब जो है वो बर्थ रेट भी कम हो चुकी है और डेथ रेट भी काफ़ी कम है। तो परिणाम स्वरूप क्या रहेगा कि जनसंख्या जो है वो स्थिर गति के साथ आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जनसंख्या का जो पिरामिड है वो भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या आधार पे जो होती है वो कम होगी और एल्डर पॉपुलेशन जो है वो अब ज़्यादा होगी। तो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इस स्टेज की मुख्य अवस्था जो है वो रहती है, जिसमें कि अगर हम देखें तो दुनिया के विकसित देश जैसे कि USA, जापान, फ्रांस, UK वगैरह इस स्थिति से गुजर रहे हैं। जो पाँचवीं अवस्था है उसमें हम देखते हैं कि अब जन्म दर जो है वो काफ़ी कम हो गई है, डेथ रेट से भी कम है, मृत्यु दर से भी जन्म दर जो है वो अब कम हो गई है। मींस अब लोग जो है बहुत कम बच्चे पैदा करने जो है वो प्रेफर करते हैं, और उनको ये लगता है कि एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, और अब उसको वो ज़रूरत नहीं समझते हैं बच्चों की, और अपने जीवन स्तर को सुधारने में लगे होते हैं। और मृत्यु दर जो कि अब नेचुरल डेथ है, क्योंकि हर इंसान की जो है मृत्यु जो है वो तय है। अब चिकित्सा सुविधाओं में इतना ज़्यादा सुधार हो चुका है कि इससे ज़्यादा सुधार इसमें नहीं होता है। और अब क्या होता है कि अब नेचुरल डेथ्स जो है वो होती हैं, और इससे क्या होगा, नेचुरल इंक्रीज़ होगा जनसंख्या में। तो अब जो प्राकृतिक तौर पे जो इंक्रीज़ होगा वो जनसंख्या में देखा जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ पे जन्म दर काफ़ी कम हो गई है, मृत्यु दर से भी कम है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन अब बढ़ने के बजाय यहाँ पे घटना शुरू हो जाएगी। और जो ये घटना होगा, ये जो घटने की दर होगी काफ़ी स्लो होगी, स्लो डिक्रीज़ होगा। दुनिया के इसमें काफ़ी विकसित जो देश हैं जर्मनी, पोलैंड की अगर हम बात करें तो वो इस अवस्था से गुजर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, जो डिफरेंट स्टेजेस के माध्यम से विभिन्न देशों की पॉपुलेशन कैसे बदलती है, पॉपुलेशन की जो परिस्थितियाँ बदलती है उसके बारे में बताता है। सो आई होप this theory is clear to all of you. And now we will discuss about the क्रिटिसिज्म ऑफ द थियरी। देखिए, हर एक सिद्धांत का एक पॉजिटिव पक्ष होता है, एक नेगेटिव पक्ष होता है। तो अगर हम पॉजिटिव पक्ष की बात करें तो जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस की बात की और किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है घटती है उसकी हमने बात की, और हर स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या रोल है और किस तरीके से वो जो दोनों हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, वो वहाँ की पॉपुलेशन को कैसे प्रभावित करती हैं, वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करती हैं, ये हमने देखा। तो अब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत की क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर की गई है। जैसे इस सिद्धांत के बारे में एक आलोचना ये है कि ये जो सिद्धांत है वो अनुभाविक अवलोकन पर आधारित है। मींस जो पर्सनली जो एक्सपीरियंस था इन लोगों का, जैसे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है, उन्होंने यूरोप को विज़िट किया, अमेरिका को विज़िट किया, ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ के जो अनुभव थे इनके, उनके आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन कंट्रीज़ में जो स्थितियाँ पाई जाती हैं वही स्थितियाँ दुनिया के बाकी देशों में भी पाई जाती हैं। वहाँ पे ये सिद्धांत, ये जो मॉडल्स है, जो 3 या 5 स्टेजेस मॉडल है, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, इसको हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ के जो सिचुएशन है बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है। तो ये इस बात पे इसकी आलोचना हुई है। दूसरी आलोचना इनकी ये हुई है कि ये सिद्धांत ये बताता है कि जन्म दर में कमी के क्या कारण हैं। तो जन्म दर अगर कम हो रही है तो उसके क्या कारण हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर देश में जो कारण हैं, जन्म दर के कम होने के जो कारण हैं, वो सभी देशों में बराबर हों। एक देश में जो कारण रहते हैं जन्म दर के कम होने के, वो बाकी देश में भी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर देश की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं।
उसी तरीके से इन्होंने ये कहा कि ये जो अवस्थाओं का क्रम है, जैसे पहले फर्स्ट स्टेज आएगी, फिर दूसरी स्टेज आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो क्रमबद्ध अवस्थाओं में जो है वो बदलाव होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देशों में जो जन्म दर है वो तभी गिर गई थी जब मृत्यु दर भी हाई थी। हालांकि ये कहा जाता है कि मृत्यु दर भी हाई रहेगी पहली अवस्था में और जन्म दर भी हाई रहेगी। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर जो है वो पहले गिर जाएगी और जन्म दर जो है वो बाद में गिरेगी तीसरी अवस्था में। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि दूसरी अवस्था में ही जन्म दर पहले गिर गई थी मृत्यु दर के पहले। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि स्टेज जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी अवस्था में कि यहाँ पे तीसरी अवस्था में देखते हैं कि बर्थ रेट दूसरी अवस्था में ऊंची होती है, तीसरी अवस्था में वो गिरती है। जबकि दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देशों में क्या हुआ कि यहाँ पे जो जन्म दर है वो पहले ही गिर गई, मृत्यु दर बाद में गिरी। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि कोई भी देश जो है वो हर स्टेज से गुजरे। हो सकता है पहली स्टेज के बाद वो सीधे तीसरी में आ जाए। तो इस बात के ऊपर भी इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो की गई थी कि जो अवस्थाओं का जो क्रम है स्टेज 1, 2, 3, 4 वो हर देश के लिए वैसा ही फॉलो हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी देश जो है हो सकता है पहली स्टेज के बाद सीधे तीसरी स्टेज में आ जाए, तीसरी के बाद सीधे पांचवी में आ जाए, तो ऐसा भी होता है। तो ये अवस्थाओं का जो क्रम है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं किया जा सकता है। और इन सभी क्रिटिसिज्म के आधार पर ये कहा जाता है कि ये सिंपल एक जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है, ना कि ये एक सिद्धांत है। ठीक है, तो इन सभी क्रिटिसिज्म को देखते हुए इस सिद्धांत की काफ़ी जो है वो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हुई थी। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें ये इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि जब तक कोई सिद्धांत नहीं आया था तो उस समय इस सिद्धांत ने हमें बहुत कुछ सिखाया और विभिन्न देशों की जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो किस तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड हैं, इस बात को जो है उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया। तो ये इस चीज़ के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें पता चलता है। और हालांकि इन क्रिटिसिज्म को देखते हुए अभी बहुत सारे और भी मॉडल्स आ गए हैं जो विभिन्न देशों की पॉपुलेशन की परिस्थितियों के बारे में बताते हैं और पॉपुलेशन किस तरीके से बदलाव होती है उसके बारे में वो बताते हैं। तो इस सिद्धांत से हमें ये क्लैरिटी होती है कि किसी भी देश में जो जनसंख्या की जो परिस्थितियाँ वो किस तरीके से बदलाव उनमें आता है। जन्म दर, मृत्यु दर जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं और किसी भी देश की जो पॉपुलेशन के ये जो तत्व हैं जन्म दर, मृत्यु दर और पॉपुलेशन वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, ये वहाँ की अर्थव्यवस्था के द्वारा अफेक्ट होती हैं। अर्थव्यवस्था जैसे कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था से क्रॉस होती है, वहाँ के जो डेमोग्राफिक फैक्टर हैं वो भी चेंज होते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ भी बदलती है। ठीक है, तो हाई बर्थ रेट से और हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट तक जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर, दिस टॉपिक इज़ मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू वांट दैट आगे मैं और भी वीडियोज़ ऐसी बनाऊं तो उसके लिए आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।